नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल राज एकेडमी में आपका स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहें ताकि लोग जो जुड़ते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का पर्याय है? निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का पर्याय है? ए अहिंसा, बी हिंसा, सी उपवास, डी पूजा विधि। बताइए, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का पर्याय क्या है? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का पर्याय है अहिंसा। ए नंबर। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के बीच सबसे प्रमुख समानता यही है, अहिंसा। लेकिन दोनों धर्म जो है, दोनों जैन धर्म और बौद्ध धर्म पशु बलि और वेदों की सर्वोच्चता और कठोर वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हुए जीव मात्र मतलब अहिंसा, करुणा और नैतिक जीवन जीने के उपदेश देते हैं। अहिंसा का महत्व। बौद्ध और जैन दोनों ही विचारधाराओं में अहिंसा को परम धर्म मानते हैं। दोनों में समानताएं क्या हैं? अन्य दोनों धर्म में सत्य, चोरी न करना, नैतिक जीवन पर जोर दिया गया है। तो कौन सा हुआ? ए नंबर। इसमें बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म में के जो ये प्रथम संस्थापक ही इनके प्रथम तीर्थंकर भी बने, और वो कौन थे? ऋषभ देव जी थे। कौन थे? ऋषभ देव जी। और महावीर जो ये स्वामी जी थे, 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका हुआ था कुंडग्राम में। और ये कहाँ पड़ता है? वैशाली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वैशाली में। के पिता कौन थे? वो राजा थे, तो उनका नाम था सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी जी की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा नाम था। इनके बचपन का नाम था वर्धमान था। कितने वर्ष तक तपस्या की थी? इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की। और इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये इन्होंने जो वृक्ष की थी, वो वृक्ष का नाम था साल वृक्ष। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे
कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। किस नदी के तट पर? नदी का नाम था ऋजुपालिका नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। कौन से तीर्थंकर थे? 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक। लेकिन अगर देखा जाए इनका बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म के, इसमें बौद्ध धर्म के संस्थापक यही थे, गौतम बुद्ध ही थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इनको क्या कहा जाता था? एक लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योति पुंज कहा गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु लुम्बिनी में। इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ और इनका हुआ कि ये महावीर स्वामी जी का हुआ। तो महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक। उनका नाम बचपन का क्या था? इनका नाम तो सिद्धार्थ था, इनका नाम वर्धमान था। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में घर त्यागा था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में। और भगवान बुद्ध के जो सारे उपदेश हैं ये पाली भाषा में। ठीक है, पाली भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो इसमें समझ में आया? तो इसमें कौन सी थी? इसमें था अहिंसा पे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, आणंद में, अहमदाबाद में, मैसूर में। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? मैसूर में है। कहाँ पे है? मैसूर। मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। इसकी स्थापना कब होती है? 1950, 21 अक्टूबर 1950 को। अगर इस पे ऑप्शन होते हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई तब, लेकिन इसमें मुख्यालय पूछा है। मुख्यालय कहाँ है? मैसूर में है। लेकिन अगर अन्य प्रयोगशालाओं की बात की जाए तो अन्य प्रयोगशालाएं कहाँ कहाँ हैं? हैदराबाद में है, लखनऊ में है और मुंबई में है। 3 जगह और हैं। इसी को एक नया नाम देता है CSIR, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद। कहाँ पे है? मैसूर में है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण संरक्षण, खाद्य प्रसंस्करण संरक्षण और खाद्य सुरक्षा। स्थापना कब होती है? 21 अक्टूबर 1950 को। मुख्यालय कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में है। इसके अन्य जो संसाधन केंद्र हैं कहाँ कहाँ हैं? हैदराबाद है, लखनऊ है और मुंबई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है?
ए 42वें, बी 43वें, सी 44वें, डी 39वें। किसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है 42वें। 42वें मौलिक संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। कब जोड़ा गया? 1976 को। 1976 को जोड़ा गया। किसकी सिफारिश पर? ये तब तो 1976 में तो जोड़ा गया, लेकिन बाद में एक इसमें संशोधन होता है। क्या होता है इसमें? 86वां संशोधन होता है 2002 में। तब इस पहले मौलिक कर्तव्य कितने रहते हैं? पहले मौलिक कर्तव्य रहते हैं 10। फिर जब 86वां संविधान संशोधन होता है तो एक बढ़ जाता है। कितने हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं। किसकी समिति पर? स्वर्ण सिंह समिति पर। किस समिति? स्वर्ण सिंह समिति पे 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था। ये सिफारिश किसने किया? स्वर्ण सिंह समिति की गई थी। शुरुआत में कितने थे? 10 थे, और फिर एक बढ़ाया गया तो कितने हो गए? 11 हो गए। कब किया गया? 2002 में किया गया। कौन सा संशोधन? 86वां संविधान संशोधन था। लेकिन मौलिक कर्तव्य जो रखे गए, लिए गए, किसकी प्रेरणा से, किस देश की प्रेरणा से लिया गया था? बताइए। प्रेरणा कहाँ से थी? रूस। और रूस से ये प्रेरणा ली गई थी। तब इसको सोवियत संघ कहा जाता था। क्या कहते थे? सोवियत संघ के नाम से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन था। किसकी समिति पर? स्वर्ण सिंह समिति पर। पहले कितने थे? 10 थे। फिर 86वां संविधान संशोधन किया गया तो कितने हो गए? 11 हो गए। कब किया गया? 2002 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आधे अधूरे पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए मोहन राकेश, बी प्रेमचंद्र, सी निराला, डी आशापूर्णा देवी। आधे अधूरे पुस्तक के लेखक कौन हैं? आधे अधूरे पुस्तक के लेखक हैं मोहन राकेश जी। मोहन राकेश जी एक बहुत बड़े स्तर के नाटककार थे। ये प्रकाशित कब होती है आधे अधूरे पुस्तक? ये होती है 1969 में। तो होती है 1969 में। अगले प्रश्न में चलते हैं। त्रिपिटक का एक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक एक धार्मिक ग्रंथ है। किसका है? जैन धर्म का, हिंदू धर्म का, बौद्ध धर्म का, डी है मुस्लिम धर्म का। सबसे बड़ी बात है त्रिपिटक का मतलब क्या है? शायद जब मैं पहला क्वेश्चन करा रहा था तब मैंने बताया था। त्रिपिटक का अर्थ होता है, क्या अर्थ है?
तीन पिटारी। क्या है? तीन पिटारी या तीन टोकरी या तीन, इसे बोला जाता है टोकरियों का समूह। क्या है? त्रिपिटक। और किसका है? बौद्ध धर्म का है। सी नंबर किसका है? बौद्ध धर्म का। ये सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है, महत्वपूर्ण भी है और धार्मिक भी है। किस भाषा में लिखा गया है? किस भाषा में है? पाली भाषा में लिखा गया है। इसमें क्या क्या है? भगवान बुद्ध के उपदेश हैं। उपदेश, भिक्षुओं के लिए नियम, भिक्षुओं के लिए नियम है, और दार्शनिक सिद्धांत उद्धांत कुछ है। तीन है। पहला क्या है? भगवान बुद्ध के उपदेश हो जाते हैं, भिक्षुओं के लिए नियम हो जाता है, और दार्शनिक सिद्धांत हो जाते हैं। जो तीन पिटारियां हैं, तीनों में यही चीज़ें हैं, अलग अलग हैं। अच्छा, तीनों पिटारियों में है क्या क्या देखते हैं। त्रिपिटक, जो तीन पिटारियां हैं, इसमें क्या क्या है? एक पहली पिटारी है विनय पिटक। क्या है? विनय पिटक। विनय पिटक क्या है? इसमें क्या है? बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए जो है नियम अनुशासन है। इसमें नियम अनुशासन है, नियम अनुशासन है बौद्ध भिक्षुओं के लिए। और दूसरा क्या है? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, इसमें क्या है? सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेश हैं, उपदेश प्रवचन ये हैं। और अगला बचता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में क्या है? इसमें बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन सिद्धांत, यही सब चीज़ें हैं इसमें। अध्यात्म जो है वो इसमें मिलते हैं। त्रिपिटक का अर्थ किससे हुआ? बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं कौन कौन है? बौद्ध धर्म के तीन धर्म कौन कौन है? बुद्ध है, धम्म है, संघ है। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में है। कौन कौन सी तीन पिटारी, तीन पिटक कौन कौन है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? ए मैसूर, बी कांचीपुरम, सी मदुरई, डी द्वार समुद्र। पांड्य वंश की राजधानी जो थी कौन सी थी? मदुरई। इनकी मुख्य राजधानी अगर देखा जाए तो मदुरई थी, क्योंकि ये लोग राजधानियों को हमेशा इधर उधर भी किए हैं कई लोग। कि पांड्य वंश की मुख्य राजधानी कौन है? मदुरई है। प्राचीन जो पहले था इनका जो प्रारंभिक समय में एक था इनकी नई राजधानी पहले थी, उसका नाम था कोरकाई। क्या नाम था? कोरकाई। एक ये बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह था जो राजधानी के रूप में जाना जाता था। लेकिन अगर मुख्य राजधानी कही जाएगी तो मदुरई। मदुरई किस नदी के तट पर है? वैगई। किस नदी पर? वैगई नदी के तट पर है। अगर इनकी
बंदरगाह या प्रारंभिक राजधानी कही जाएगी तो क्या हो जाएगी? कोरकाई हो जाएगी। लेकिन पांड्य वंश जो थे ये किस लिए प्रसिद्ध थे? मोती व्यापार के लिए। काहे के लिए? मोती व्यापार। काहे लिए था? मोती व्यापार और साहित्य के लिए। मोती व्यापार और साहित्य के लिए प्रसिद्ध था। चलते हैं। पहले कहाँ थी? मदुरई में थी। फिर इसके बाद कहाँ जाती है? कोरकाई में जाती है। ये इनका बंदरगाह भी था। और ये इनके जो महत्व थे व्यापारिक वो किसके लिए थे? मोती व्यापार और साहित्य के लिए था। मदुरई किस नदी के तट पर है? वैगई नदी के तट पर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सेल्सियस पैमाने पर ताप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? ए 30 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 27 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 300 डिग्री सेंटीग्रेड, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। 300 केल्विन तापमान पर सेल्सियस पैमाने पर कितना? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 फिक्स 27 नहीं होता क्योंकि इसका एक सूत्र होता है सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15। अब अगर किस तापमान पे कहा गया है? 300 पे कहा गया है। और अगर हम 273.15 घटाते हैं तो कितना आता है? लगभग 27 के आसपास आता है। तो कितना हो गया? कौन सा हो गया? बी नंबर हो गया। सेल्सियस पैमाने पर ताप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। फार्मूला कौन सा लगाते हैं? सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण कौन करता है? ए ठोस, बी गैस, सी द्रव, डी इनमें से कोई नहीं। तीव्र गति से विसरण कौन करता है? तीव्र गति से विसरण गैस करती। क्यों करती है? क्योंकि गैसों में जो विसरण की दर सर्वाधिक तीव्र इसलिए होती है। क्यों? क्योंकि जो ठोस है वो द्रव्यों की तुलना में गैस के कणों के बीच आकर्षण बहुत कम होता है, खाली जगह अधिक होती है, जिससे सबसे तेज विसरण किससे हो जाएगा? गैस से होगा। अगर पूछे क्वेश्चन कि सबसे धीमा विसरण किस में होता है तो वो ठोस में होता है। जैसे उदाहरण में जैसे अगरबत्ती है या स्प्रे हुआ, इसकी गंध पूरे कमरे में तुरंत फैल जाती है। क्यों? क्योंकि गैसों में विसरण तीव्र होता है। यही इसका प्रमाण है। अगर कहें सबसे धीमा विसरण किस में होगा? सबसे धीमा हो जाएगा ठोस में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? ए जीनान, बी आर्गन, सी हीलियम, डी रेडॉन।
कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? कौन सी गैस है? रेडान। रेडान एक ये अक्रिय गैस है। कैसी गैस है? अक्रिय गैस है, जो ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती। तब फिर ये है कैसी गैस? रेडान एक कैसी गैस है? ये एक रेडियोधर्मी है। कैसी गैस है? रेडियोधर्मी गैस है। रेडियोधर्मी गैस है जो कैसे उत्पन्न होती है? मिट्टी, चट्टानों के क्षय के कारण ये उत्पन्न होती है। ऐसे ही अन्य जो अक्रिय गैसें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? ये हीलियम भी पाई जाती है, लेकिन ये अल्प मात्रा में पाई जाती है। नियॉन भी अल्प मात्रा में है, और आर्गन भी, ये भी अल्प मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में। एक जो रेडान का है, मुख्य बिंदु ये है कि अक्रिय गैसों का जो एक समूह है आवर्त सारणी में, 18 में से एकमात्र ऐसी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। ठीक। सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? वो है आर्गन। प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कितनी है? 0.93%। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पानी के बर्फ में घनीभूत होने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है, और डी है इनमें से कोई नहीं। पानी के बर्फ में घनीभूत होने पर क्या होता है? घनीभूत का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी बात है, घनीभूत का मतलब क्या होता है? घनीभूत का मतलब होता है जमने पर, जमने। बताइए क्या होता है? ऊष्मा मुक्त होती है। बी नंबर। पानी के बर्फ में घनीभूत होने पर उसमें अणुओं की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है, फिर वो एक जालीदार संरचना बना लेते हैं। जब जालीदार संरचना बनाते हैं तो इस प्रक्रिया में जो है बर्फ तरल पानी की तुलना में कम घनी हो जाती है। क्या हो जाती है? कम घनी हो जाती है। जिससे क्या होगा? आयतन बढ़ेगा। यही कारण, जब आयतन बढ़े तो घनत्व कम होने के कारण वो पानी पे तैरता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। कौन सी होगी इसमें? इसमें क्या है? बी नंबर। टेलीविजन को आकाशवाणी से कब पृथक कर एक स्वतंत्र संगठन के रूप में स्थापित किया गया? ए 1959 ईस्वी में, बी 1965 ईस्वी में, और सी 1976 ईस्वी में, और डी है 1982 ईस्वी में। टेलीविजन को आकाशवाणी से कब पृथक कर एक स्वतंत्र संगठन के रूप में स्थापित किया गया? बताइए। ये किया गया है
1976 को। कब किया गया? 1976 को। इसका कौन सा एक मंत्रालय था जिसने अलग किया था? मंत्रालय था सूचना प्रसारण मंत्रालय। कौन था? सूचना प्रसारण मंत्रालय। कब अलग हुआ? 1976 को अलग होता है। अच्छा, स्टार्टिंग में इसका नाम क्या था? तो बाद में इसका नाम, पहला नाम था टेलीविजन इंडिया। टेलीविजन इंडिया। बाद में क्या कर दिया गया? दूरदर्शन कर दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है? ए, प्रकाश की तीव्रता को, बी, द्रव्यमान, सी, समय, डी, खगोलीय दूरी। प्रकाश वर्ष, पहले तो ये दूरी मापने का है। प्रकाश वर्ष से हम दूरी मापते हैं। किसकी दूरी मापी जाती प्रकाश वर्ष से? प्रकाश वर्ष से खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी जैसे तारा, आकाशगंगा, ये सब मापी जाती है। प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी है ये दूरी मापने क्या है, समय मापने का नहीं है। इसकी दूरी क्या होती है? एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। कितना? 9.46 ट्रिलियन। और प्रकाश की गति क्या होती है? 3 लाख प्रति सेकंड प्रकाश की गति हो जाती है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? डी नंबर, खगोलीय दूरी से प्रकाश वर्ष मापा जाता है। किससे? खगोलीय दूरी, डी नंबर से। फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए, एथिलीन, बी, नाइट्रोजन, सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डी, हाइड्रोजन गैस। बताइए, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एथिलीन गैस का, ए नंबर। ये जो एथिलीन गैस है ये प्राकृतिक हार्मोन है। क्या है? प्राकृतिक हार्मोन है। पहले कार्बेट से पकाया जाता था, जो ये स्वास्थ्य के लिए थोड़ा समस्या था। ये प्रतिबंधित हो गया है भारत में। अब इसी को कभी कभी एथिलीन दे देता है, नहीं तो क्या देता है? एथेफॉन। क्या देता है? एथेफॉन। अगर प्राकृतिक हार्मोन का नाम दे देगा तब भी एथिलीन ही रहेगी। और ये उसके द्वारा FSSAI,
FSSAI द्वारा ये अनुमोदित भी है कि आप इससे पका सकते हैं। किससे? एथिलीन गैस से है, फलों को पकाने के लिए। FSSAI से ये अनुमोदित भी है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इनमें से अलीपुर बम केस में कौन शामिल थे? ए. अरविंद घोष, बी. PC बनर्जी, सी. बिपिन चंद्र पाल और डी. सुभाष चंद्र बोस। तो अलीपुर बम केस कब हुआ था? अलीपुर बम कांड कब हुआ? ये होता है 1908 से 1909 के बीच होता है। लेकिन अगर इसमें जो मुख्य रूप से आरोपी थे वो तो अरविंद घोष जी थे, लेकिन ये अकेले थोड़े रहे होंगे। अरविंद घोष के साथ और कौन से थे? बरीन्द्र घोष के भाई। फिर उल्लासकर दत्त, और कौन थे? उल्लासकर दत्त थे। फिर खुदीराम बोस थे, सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले थे ये। खुदीराम बोस थे। फिर प्रफुल्ल चाकी थे, एक थे कन्हई लाल दत्त थे और एक सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस। अच्छा, ये इनका जो षड्यंत्र था वो किससे संबंधित था? इनका जो षड्यंत्र था वो किससे था? अनुशीलन समिति से। किससे था? अनुशीलन समिति से। लेकिन इसमें क्या हुआ, इन लोगों को क्या क्या सजाएं हुई? मेन जो ये थे तो अरविंद घोष, लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले तो लास्ट में छोड़ना पड़ गया। और इसमें जो अभी बताया था उल्लासकर दत्त, उल्लासकर दत्त ये बम बनाने के विशेषज्ञ थे। और इनको बचाने के लिए वकील कौन था? CR दास। कौन थे? चित्तरंजन दास जी थे जिन्होंने इनको बचाया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन शामिल था इसमें? अरविंद घोष थे, बरीन्द्र घोष थे, उल्लासकर दत्त थे, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्रनाथ बोस। चलते हैं। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ? बताइए। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ? A. हुमायूं, B. अकबर, C. शाहजहां और D. जहांगीर। बताइए। किसके शासनकाल में होता है? ये होता है जहांगीर। और जो गुरु अर्जुन देव जी थे ये कौन से गुरु थे?
कौन से गुरु थे? 5वें गुरु थे। सिखों के 5वें गुरु थे। किसके समय में? जहांगीर के शासनकाल में होते हैं। और इनकी कौन से कब किया गया? फांसी कब दी गई थी इन्हें? 1606 को 16 जून था। किस कारण दिया गया था? क्योंकि इन जहांगीर का लड़का था खुसरो थोड़ा विद्रोही स्वभाव का था। विद्रोही स्वभाव के होने के कारण गुरु अर्जुन ने उनकी थोड़ा मदद कर दी थी, खुसरो की। बाद में पता चल गया जहांगीर को, तो जहांगीर ने इनको पकड़वा के काफ़ी ज़्यादा यातनाएं दी थी। तो ये था कि इन्होंने इनको जलती हुई रेत पर बिठाया गया था और गर्म पानी में उबाला गया था। किस नदी पे? रावी नदी के तट पे। रावी नदी में बाद में ये उसी में डाल दिया गया था। रेत ऊपर से वो कड़ाहा चढ़ा के गर्म रेत में बैठा दिया गया था। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? नानक थे। नानक जी का जन्म कहाँ होता है? बताइए, नानक जी का जन्म कहाँ होता है? तलवंडी को एक जगह पड़ती, तलवंडी में। और नानक समकालीन किसके थे? नानक जब थे तो इनके समय में बादशाह कौन हुआ करते थे? बाबर और हुमायूं। कौन थे? बाबर और हुमायूं थे। और गुरु नानक ने एक व्यवस्था की थी, काहे का? गुरु का लंगर। इन्होंने चलाया था गुरु का लंगर, निःशुल्क भोजनालय था। फिर गुरु नानक के बाद इनकी मृत्यु कहाँ होती? गुरु नानक जी की मृत्यु कहाँ हो जाती है? करतारपुर में हो जाती है। और दूसरे गुरु कौन बन जाते हैं? दूसरे गुरु बनते हैं अंगद, गुरु अंगद। गुरु अंगद बनते हैं दूसरे गुरु। इन्होंने क्या किया? लंगर जो गुरु नानक ने चलाया था, दूसरे गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को क्या कर दिया? स्थायी बना दिया। और गुरु अंगद ने क्या किया था? गुरुमुखी लिपि आरंभ किया। उनके 2 काम थे, एक गुरुमुखी लिपि, एक लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया था। इनका काम खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद कौन बनते हैं? इसके बाद तीसरे गुरु बनते हैं अमरदास। कौन बनते हैं? अमरदास। इन्होंने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति अपनाई। कौन सी? लवन पद्धति अपनाई थी। और अमरदास ने और क्या किया? 22 गद्दियों की स्थापना की, सब में एक महंत रख दिया। ये इनका इतना काम था। एक लवन पद्धति, 22 गद्दियों की स्थापना की। फिर इनका काम खत्म हुआ। आते हैं चौथे गुरु। चौथे गुरु कौन थे?
रामदास जी कौन थे? रामदास। अकबर ने इनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? बीबी भानी। बीबी भानी को 500 बीघा ज़मीन दी, 500 बीघा ज़मीन दे दी। तो रामदास जी ने क्या किया? रामदास जी ने क्या किया? अमृतसर जलाशय बनवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। क्या क्या किया? बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघे ज़मीन दिए, तो उसमें से इन्होंने क्या किया? एक अमृतसर जलाशय बनवा दिया और एक अमृतसर नगर बनवा दिया। फिर इसके बाद उन्होंने एक नया काम किया था। इन्होंने एक नया काम किया। गुरु रामदास जी ने अपने तीसरे पुत्र, किसको? अर्जुन को, तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंप दिया। अब जब गुरु का पद सौंप दिया तो क्या हो गई गद्दी? तो गुरु का पद था तो क्या हो गया? पैतृक हो गया। गुरु का पद पैतृक हो गया। और इनके तीसरे बच्चे थे, इनका क्या नाम था? अर्जुन। क्या नाम था? ये वही अर्जुन है जिसका वध किया था किसने? जहांगीर ने कर दिया था। ये 5वें गुरु बनते हैं। इन्होंने क्या किया? आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ की रचना की और जो अमृतसर जो जलाशय था उसके मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। क्या करवाया? हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। और इनका काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फिर इसके बाद जहांगीर जो है अर्जुन देव को मरवा देता है। क्यों मरवाता है? क्योंकि इन्होंने अमीर खुसरो की, राजकुमार खुसरो की सहायता की थी। फिर सिखों के 6वें गुरु कौन बनते हैं? सिखों के 6वें गुरु बनते हैं हरगोविंद सिंह जी। कौन बनता है? हरगोविंद सिंह। इन्होंने क्या किया? सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया। सैन्य संगठन, लड़ाका तैयार किए। और क्या किया? अकाल तख्त का निर्माण करवाया। अकाल तख्त कहीं कहीं आता है, कहीं कहीं आता है ईश्वर के लिए सिंहासन। और इन्होंने ही एक व्यवस्था शुरुआत की थी, 2 तलवारें बांधकर, एक इधर से 2 तलवारें बांधकर, है ना, 2 तलवारें बांधकर गद्दी पर बैठते थे और नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की थी। और अमृतसर की किलेबंदी की थी। क्या की थी? किलेबंदी की थी। बस इनका इतना था। अब 7वें गुरु कौन होते हैं? 7वें गुरु होते हैं हर राय जी। हर राय इनका कोई विशेष काम नहीं था। हर राय। 8वें गुरु होते हैं हरकिशन। हरकिशन जी की मृत्यु कैसे हुई? चेचक से इनकी मृत्यु हो जाती है हरकिशन जी की। तो बीच में 7वें और 8वें गुरु का कोई विशेष महत्व नहीं था। 8वें गुरु चेचक से इनकी मृत्यु हो जाती है। इस टाइम बादशाह कौन था? औरंगजेब था। 8वें के बाद 9वें गुरु में आइए। 9वें जो गुरु थे इन्होंने क्या किया था? तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर।
इनको वहीं गुरुद्वारा के निकट शीशगंज पड़ता है, वहाँ पे औरंगजेब ने मरवा दिया था। और 10वें गुरु होते हैं, 10वें और अंतिम गुरु होते हैं कौन? गुरु गोविंद सिंह। कौन होते हैं? गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम गुरु ये हुए। फिर इसके बाद से उन्होंने गुरु पद था उसका जो है खत्म कर दिया। अंतिम गुरु है। इनका जन्म कहाँ होता है? पटना में होता है। इन्होंने अपने आप को एक चीज कहा था, सच्चा पातशाह। क्या कहा? सच्चा पातशाह, 5 ककार, केस, कड़ा, कृपाण, कच्छ, इसको रखने, अंत में सिंह नाम जोड़ने के लिए कहा। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ और पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। इनका एक सबसे बड़ा काम क्या था? इन्होंने आदि ग्रंथ को जो है, आदि ग्रंथ जो इनका था और गुरुवाणी आदि ग्रंथ, ये गुरु का कार्य करेगी, मतलब गुरु का पद खत्म कर दिया। तो गुरु का पद 10 गुरु हुए। 10वें कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह हुए। अंतिम गुरु गुरु का पद खत्म किए। किसके शासनकाल में इनका वध हुआ? जहांगीर के शासनकाल में होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यतः होता है? फास्फोरस, गंधक, नाइट्रोजन, कार्बन। बताइए। कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन के अतिरिक्त मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? कार्बन। कौन सा है? कार्बन, सी नंबर। इसमें और भी तत्व होते हैं, जैसे कार्बन हो गया। हाइड्रोजन के अलावा इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हाइलोजन। हाइलोजन में कौन कौन? क्लोरीन, ब्रोमीन भी शामिल होते हैं। कौन सा होगा इसमें? डी नंबर। जैसे देखो हो गया मीथेन। मीथेन हुआ CH4, और ग्लूकोज हो गया C6H12O6। फिर प्रोटीन, वसा, ये सब चीज़ें। अगले प्रश्न में चलते हैं। सूर्य की ऊर्जा का कारण है? ए, यूरेनियम का विखंडन, बी,
हीलियम का संलयन, सी हाइड्रोजन का संलयन, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? हाइड्रोजन का संलयन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण जो एक होता है वो होता है नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? हाइड्रोजन मौजूद होता है। इससे अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। ए एक लघु नाभिकीय संयंत्र, बी डायनमो, सी थर्मोपाइल, डी सौर बैटरी। तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ये होता है, बताइए, सौर बैटरी या सोलर पैनल। क्या हुआ? डी सौर बैटरी। क्योंकि कृत्रिम उपग्रहों में सौर ऊर्जा या पैनल जो है होते हैं, ये पैनल सूर्य के प्रकाश को सीधे ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं? ये कार्यविधि कैसी रहती है? सोलर सेल सिलिकॉन जैसे अर्धचालकों से बने होते हैं, जो इस वजह से किसका प्रयोग करते हैं? सौर बैटरी या सोलर सेल का। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। रामानुज ने किसका उपदेश दिया? ए अहिंसा, बी ज्ञान, सी भक्ति और डी है भेद। बताइए रामानुज ने किसका उपदेश दिया? रामानुज ने भक्ति का। ये रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद से वेदांत जो है कौन सा दिया? विशिष्टाद्वैत सिद्धांत दिया था। और ये किसके उपासक थे? विष्णु के उपासक थे। सर्वोच्चता थी। उनका सर्वोच्च देव कौन थे? भगवान विष्णु थे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? ए रानी लक्ष्मीबाई, बी भगत सिंह, सी तात्या टोपे, डी नाना साहब। 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था? किसने नहीं लिया? भगत सिंह। किसने नहीं लिया? भगत सिंह ने नहीं लिया। अगर और होता तो हम क्या कहते? 1857 के विद्रोह में कई साहूकार जमींदारों का नाम आता है। जैसे ग्वालियर के सिंधिया परिवार हुआ, इंदौर के होलकर और हैदराबाद के निजाम हुए, जोधपुर अब भोपाल के शासक, इन लोगों ने भाग नहीं लिया था। अच्छा, इसमें होता है कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरुआत हुई?
प्रारंभ कहाँ से होता है? मेरठ से। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन रहता है? पामस्टन। कौन रहता है? पामस्टन रहता है। इसका स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था 1857 की? कमल और रोटी थी। और रोटी थी। पहला सिपाही कौन था? मंगल पांडे था। मंगल पांडे किसमें का था? कौन सा सिपाही था? अच्छा, स्टार्ट तो ये मेरठ से होती है, लेकिन ख़त्म कहाँ होती है? ख़त्म होती है ग्वालियर से। प्रश्न पूछा जाता है 1857 क्रांति जो है स्टार्ट कहाँ से हुई? वो तो मेरठ से स्टार्ट होती है, लेकिन ख़त्म कहाँ पे होती है? ग्वालियर में। और एक प्रश्न और आता है, किस उर्दू कवि ने 1857 का विद्रोह देखा था? किसने देखा था? गालिब। और 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। किसमें के सिपाही थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। 34 नेटिव इन्फेंट्री के ये सिपाही थे मंगल पांडे। कहाँ से शुरुआत होता है? मेरठ से शुरुआत होता है, ग्वालियर में ख़त्म होता है। इसका प्रतीक क्या था? कमल और रोटी थी। किस कवि ने उर्दू कवि ने देखा? गालिब ने। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। किसने भाग नहीं लिया? कई रियासतें रहती हैं, जैसे हो गए ग्वालियर के सिंधिया हो गए, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निज़ाम और भोपाल जोधपुर के शासकों ने, इन लोगों ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए. सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. महात्मा गांधी और डी. आचार्य विनोबा भावे। बताइए, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरुआत किया? आचार्य विनोबा भावे ने। और दूसरे कौन थे? अगर पहले आचार्य विनोबा भावे थे सत्याग्रही, तो दूसरे कौन थे? दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसको चुना किसने था? सबसे बड़ी बात है, इनको चुना किसने कि आप फर्स्ट हो, जवाहरलाल नेहरू आप सेकेंड हो? चुना किसने? एक ही बात साथ है, कौन? महात्मा गांधी। इन्होंने चुना था कि भाई आप ही रहेंगे, आप फर्स्ट हो विनोबा भावे जी, आप सेकेंड दूसरे सत्याग्रही हो। किसने चुना? शुरू किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे ने। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। चुना किसने? महात्मा गांधी ने। इन्होंने कहा कि आप फर्स्ट हो, आप सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन होता है? कहाँ होता है? चीन में, रूस में, जापान में, नॉर्वे में। विश्व में सबसे अधिक मत्स्य उत्पादन कौन करता है? चाइना करता है। चाइना करता है पूरे विश्व में। अब भारत दूसरे स्थान पर है, फर्स्ट चाइना, इंडिया सेकेंड। इंडिया सेकेंड।
अब फिर इसके बाद कौन आता है थर्ड में आ जाता है इंडोनेशिया। फर्स्ट तो अब बहुत पूछ चुका, हो सकता है अब सेकंड पूछेगा। शीर्ष उत्पादक कौन है, तो चीन है। दूसरा कौन उत्पादक है, तो भारत है। तीसरा कौन हुआ, तो इंडोनेशिया हो गए। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतने ही प्रश्न हैं, कल से इसी श्रृंखला को फिर से आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों को कोई अगर संदेह हो, कुछ बात हो, तो आप लोग कमेंट किया करें कि हाँ ये समझ में नहीं आया, या कुछ कैसे क्या कुछ और पूछना हो। कुछ भी हो तो आप मैसेज ज़रूर किया करें। मैं इसी टाइम 8 बजे लगभग डेली लाइव आता हूँ। थोड़ा बहुत नहीं कहता 8-5 हो जाए, 8-10 हो जाए, लेकिन 8 बजे ही आता हूँ। तो विश्व में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन कहाँ होता था, चाइना में। सेकंड नंबर पे कौन था, सेकंड नंबर पे है भारत। दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन था, दूसरे नंबर पे है भारत है, इंडिया है। और तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया है। अब आज जी के क्वेश्चन की जो सामान्य अध्ययन की क्लास चल रही थी, आज यहीं पर समाप्त होती है। कल हम आपको फिर से यही 8 बजे मिलेंगे। इसमें हम पेपर में संभावित प्रश्नों की जो नई नई श्रृंखला है, या तो आ चुके हैं या आने वाले हैं, हम 8 बजे आके आपको यहीं मिलेंगे। यहीं पे पेपर सॉल्व होगा। अब प्रश्न जो भी हैं सब यहीं से आने, बाहर से नहीं आने। नमस्कार।